नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके नाक से खून आता है जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इपिस्टैक्सिस बोलते हैं, तो ये जो इपिस्टैक्सिस है वो क्यों होता है, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं और इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी है और उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स भी है। उसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तो ये जो इपिस्टैक्सिस है यानी कि नाक से जो खून आ रहा है, तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट रीजन होगा कि ट्रॉमा। अगर आपके नाक में कुछ तो भी इंजुरी हुआ है, जैसे कि आप छींकते बहुत ज्यादा है या फिर आपको बहुत जोर से छींक आ गई है या फिर बहुत जोर से खांसी हो गई है या फिर सर्जरी कुछ हुई है नाक की या फिर नेजल पैकिंग हुआ है सर्जरी के बाद, जैसे कि फेस सर्जरी हम जैसे कि साइनस सर्जरी हम जिसे बोलते हैं, या फिर डीएनएस के लिए जो सर्जरी हम करवाते हैं जिसे हम राइनोप्लास्टी बोलते हैं। तो ये जो सर्जरीज अगर की जाती है तो उसकी वजह से आपके नाक में अगर कुछ ट्रॉमा हो जाता है तो वहां से ब्लीडिंग आने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट जो रीजन होता है वो है इन्फेक्शन। अगर आपको बैक्टीरियल वायरल जो भी इन्फेक्शन होता है, एक्यूट क्रॉनिक जो भी हो, और उसके वजह से आपको ब्लीडिंग होता है या फिर आपको राइनाइटिस यानी कि एलर्जिक जो जुकाम होता है, एलर्जिक जो कोराइजा होता है, तो उसके वजह से होने वाली जो ब्लीडिंग है, या फिर साइनोसाइटिस जैसे कि साइनसेस का अगर आपको संक्रमण हो जाता है उसे हम साइनोसाइटिस बोलते हैं, तो वहां पर भी ये इपिस्टैक्सिस जो है वो होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कॉज हो सकता है जैसे कि फॉरेन बॉडीज यानी कि मैगोट्स, यानी कि जो संक्रमण होने के बाद जो मक्खियां रहती है, बैक्टीरियल जो मक्खियां रहती है, तो वो अगर आपके नाक में आ जाते हैं और मैगोट्स वहां पर इंफेक्शन पैदा कर देती है, या फिर लीचेस का इंफेक्शन आपके नाक में हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको इपिस्टैक्सिस होने की तकलीफें जो है वो हो सकती है। नियोप्लाज्म यानी कि अगर आपके नाक में कुछ कैंसरस ट्यूमर बन गया है तो उसकी वजह से भी आपको इपिस्टैक्सिस हो सकते हैं। डीएनएस यानी कि डेविएटेड नेजल सेप्टम हम जिसे बोलते हैं, यानी कि नाक का जो सेप्टम रहता है वो एक लाइन में होना चाहिए, लेकिन वो एक साइड पर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम इसे डीएनएस बोलते हैं। तो उस डीएनएस के कंडीशन में भी आपको ये जो तकलीफें है इपिस्टैक्सिस की वो हो सकती है। नेक्स्ट जो कॉमन कॉज हो सकता है ब्लड डिसऑर्डर, यानी कि आपके खून के रिलेटेड कुछ परेशानियां आपको होती है, जैसे कि एनीमिया यानी कि आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो चुका है और उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग होता है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि आपके ब्लड में जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो गया है, जो कि नॉर्मल 1 लाख से लेकर 4 लाख तक रहता है। अगर वो कम हो जाता है, 1 लाख से कम हो जाता है, 30,000, 20,000 या फिर 40,000 अगर होता है और उसके वजह से आपके नाक से ब्लीडिंग आता है, तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या फिर आईटीपी यानी कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा वो भी हम बोल सकते हैं। तो उसके वजह से भी आपको ब्लीडिंग होता है। हिमोफीलिया यानी कि जो ब्लीडिंग फैक्टर्स यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं आपके शरीर में जो ब्लड कोएगुलेशन में मदद करते हैं, तो उस फैक्टर की अगर आपको कमी होती है और उसके वजह से हिमोफीलिया की तकलीफ होती है, तो वहां पर भी ये जो इपिस्टैक्सिस है, नाक में जो खून आता है वो दिख सकता है। अगर आपको विटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन के की अगर आपको डेफिशिएंसी होती है, विटामिन क्या करता है कि आपके ब्लड में कोएगुलेशन प्रोसेस होता है तो उसको हेल्प करता है। तो विटामिन के की अगर डिफिशियंसी आपको हो जाती है तो आपके ब्लड कोएगुलेशन में ये मदद नहीं कर पाता है और आपके नाक से खून आ जाता है। अगर आपको लीवर डिसीजेस की यानी लीवर सिरोसिस की तकलीफ है, लीवर सिरोसिस यानी कि आपके जो भी लीवर के सेल्स होते हैं तो वो मरने लगते हैं, डीजेनरेट होते हैं। ये लीवर सिरोसिस अल्कोहलिक पेशेंट्स में मोस्ट कॉमन होता है, वहां पर भी ये इपिस्टैक्सिस की तकलीफें जो है वो ज्यादातर देखने को मिलती है। अगर आपको कुछ किडनी डिसऑर्डर होते हैं तो वहां पर भी ये इपिस्टैक्सिस होता है।
अगर आपको कार्डियक रिलेटेड कुछ तकलीफें होती है जैसे कि हाइपरटेंशन यानी कि आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ है और ब्लड वेसल्स की कुछ तकलीफें है उसे हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। माइट्रल स्टेनोसिस यानी कि जो माइट्रल वाल्व होती है आपके हृदय की वो अच्छी तरीके से ओपन नहीं हो पा रही है, उसके वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो वहां पर भी ये इपिस्टैक्सिस नाक से जो खून आने की तकलीफें जो है वो बढ़ सकती है। अगर आप कुछ मेडिकेशंस लेते हैं जैसे कि एंटीकोएगुलेंट, आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों में जिनको वेरिकोज वेन की तकलीफें होती है या फिर जिनको हार्ट अटैक आकर गया है ऐसी हिस्ट्री है तो उन लोगों में एंटीकोएगुलेंट चालू रहती है, तो उन लोगों में ये जो इपिस्टैक्सिस की तकलीफें है वो ज्यादातर रहती है। तो ऐसे रीजंस की वजह से अगर आपको इपिस्टैक्सिस होता है तो वहां पर आपको कौन सी होम्योपैथिक लेना जरूरी होता है या फिर कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेथड्स है वो करने इंपॉर्टेंट होते हैं, अब उसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। तो आपको अगर फर्स्ट ऑफ ऑल जब नेजल ब्लीडिंग होता है, इपिस्टैक्सिस होता है, तो उस वक्त आपको वो नेजल ब्लीड स्टॉप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उस वक्त आप आपके नाक को 5 मिनट तक तो भी ऐसे दबाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उस वक्त आप आइस फोमेंटेशन भी करेंगे जिसके वजह से वो कैपिलरीज जो है उसमें से जो ब्लड आता है वो कोएगुलेट हो जाता है और ब्लीडिंग आना बंद हो जाता है। तो ये आप प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं और अगर आपको जो भी मैंने कॉजेस बताए तो उस कॉजेस को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि ट्यूमर, जैसे कि हमने बोला नियोप्लास्टिक ट्यूमर अगर आपके नाक में होता है तो उसको आपको सर्जरी थ्रू रिमूव करना है, या फिर डीएनएस यानी कि डेविएटेड नेजल सेप्टम की अगर आपको तकलीफें है तो वहां पर भी आपको सर्जरी मैंडेटरी होती है। अगर आपको कुछ इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि मैंने बोला एंटीवायरल या फिर एंटी फंगल या फिर एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अगर आपको होते हैं तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने का आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि आपके प्लेटलेट काउंट जो है वो अचानक से कम हो गए हैं, 10,000 5,000 हो गए हैं, तो उस वक्त आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देना बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है और उस वक्त आपको ब्लीडिंग स्टॉप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये थी मैनेजमेंट एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन में। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको इपिस्टैक्सिस या फिर आपके नाक से जहां पर भी ब्लीडिंग आता है तो कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है अर्निका। अगर आपको इंजुरी होती है या फिर आपके नाक में ट्रोमा या फिर कुछ भी ब्लो लग गया है और उसके वजह से आपको ब्लीडिंग हुआ है या फिर आपको बहुत जोर से छींक या फिर बहुत जोर से आप खांसने लगे हैं, खांसी बहुत जोर से आ गई है और उसके वजह से ब्लीडिंग हुआ है, तो वहां पर ही अर्निका मेडिसिन 200 पोटेंसी भी सुबह शाम आप लेंगे एक्यूट कंडीशन में। और नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है हिमामिलिस। ये जो मेडिसिन है ये भी इंजुरी के वक्त इस्तेमाल की जाती है, जहां पर आपके नाक में कुछ जख्म हो गई है, इंजुरी हो गई है, तो वहां पर हिमामिलिस मेडिसिन 200 पोटेंसी में सुबह शाम दिन में 2 बार आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है मिलीफोलियम। ये जो मिलीफोलियम मेडिसिन है जहां पर आपको ब्राइट रेड ब्लड आपके नाक से आता है, चाहे वो कोई भी रीजन हो, तो वहां पर ही मिलीफोलियम मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है लैकेसिस। ये जो लैकेसिस मेडिसिन है जहां पर आपके नाक से बहुत ज्यादा ब्लैकिश कलर का ब्लड आता है और वो बहुत ज्यादा थिक रहता है, तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं 200 पोटेंसी में सुबह शाम दिन में 2 बार। अगर आपको रिकरेंट टेंडेंसी है यानी कि बार बार आपको इपिस्टैक्सिस होता है तो वहां पर कार्बोवेज मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाती है। साथ ही में आपको लीवर सिरोसिस की तकलीफें होती है और उसके वजह से आपको ब्लीडिंग होता है, इपिस्टैक्सिस होता है, तो वहां पर ये कार्बोवेज मेडिसिन 200 पोटेंसी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो आप इस्तेमाल करेंगे वो है फेरमेट। अगर आपको एनीमिया यानी कि आपके खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है और उसके वजह से आपको इपिस्टैक्सिस होता है, नाक से खून आता है, तो वहां पर ये फेरमेट मेडिसिन जो है ये हम 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है सेम एनीमिया की अगर आपको तकलीफें है और उसके वजह से आपको ब्लीडिंग होता है तो वहां पर चाइना ऑफिशियनालिस मेडिसिन हम 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको एलर्जीज यानी कि राइनाइटिस जो होता है, एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है और उसके वजह से आपको ब्लीडिंग होता है, तो वहां पर ये अमोनियम कार्ब जो मेडिसिन है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके नाक का जो ड्राइनेस है वो बहुत ज्यादा हो गया है और उधर क्रस्ट फॉर्म हो गए है, वो क्रस्ट आप निकाल देते हैं और आपको ब्लीडिंग होती है, तो वहां पर ये अमोनियम कार्ब मेडिसिन जो है ये हम 200 पोटेंसी में बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे वो है नक्सवमिका। ये जो नक्सवमिका मेडिसिन है, इसमें अगर आपको पेट के रिलेटेड कुछ तकलीफें हैं और उसके वजह से आपको ब्लीडिंग होता है तो वहां पर ये नक्सवमिका मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में आपको पाइल्स की तकलीफें थी और वो अभी आपने सप्रेस्ड कर दी है और उसके बाद आपको नाक में से खून आने की परेशानियां चालू हो गई है, तो वहां पर ये नक्सवमिका मेडिसिन हम 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां मैंने अभी बताई, तो ये हम इपिस्टेक्सिस नेजल ब्लीडिंग के लिए बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इपिस्टेक्सिस के साथ और भी कुछ कंप्लेंट्स है, जैसे कि नाक में अगर आपको ट्यूमर है, नियोप्लास्टिक है, डीएनएस है या फिर और भी लीवर सिरोसिस जैसी तकलीफ है, तो वहां पर आपको डिटेल केस स्टडीज करके होम्योपैथिक मेडिसिन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां मैंने बताई, ये एज अ थेरेपेटिक तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर आप आपके लिए सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन भी इपिस्टैक्सिस के लिए आप ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी सबसे पहले आपको उस वीडियोस को नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स में शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।